हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ ममित कुमार जैन। वेलकम टू टारगेट फॉर IQ। देखिए, आज हमारा फाउंडेशन बैच का ये डेमो क्लास है और इसमें मैं आज आपको स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट का सेक्शन 26 डिस्कस करूँगा। आप सबको मेरी आवाज़ आ रही होगी? ठीक है, वेरी गुड। चलिए फिर आज हम स्टार्ट करेंगे सेक्शन 26 SRA। देखिए, पहले मैं आपको यहाँ पर समझा दूँ, जो हमारा टॉपिक है वो है व्हेन इंस्ट्रूमेंट मे बी रेटिफाइड, यानी कि लिखतें कब परिशोधित की जा सकेंगी। देखिए, पहले तो आप इस बात को समझना होगा कि यहाँ पर एक टर्म आ रहा है इंस्ट्रूमेंट। देखिए, जनरली क्या होता है कि यदि हम इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की बात करें तो अ कॉन्ट्रैक्ट में बी एक्सप्रेस और इम्प्लाइड, यानी कि कोई भी संविदा अभिव्यक्त या विवक्षित किसी भी तरीके से की जा सकती हैं। लेकिन कभी कभी लॉ हमसे ये एक्सपेक्ट करता है कि वो कॉन्ट्रैक्ट रिटन में ही होना चाहिए। तो यहाँ पर पार्टीज़ की एक मजबूरी होती है कि उन्हें वो कॉन्ट्रैक्ट राइटिंग में ही करना है, या कभी कभी ऐसा भी होता है कि लॉ हमसे ये एक्सपेक्ट नहीं करता कि पार्टीज उस कॉन्ट्रैक्ट को राइटिंग में ही करें, लेकिन फिर भी पार्टीज उस कॉन्ट्रैक्ट को राइटिंग में करना पसंद करते हैं। तो जब राइटिंग में कोई कॉन्ट्रैक्ट किया जाता है तो उसे जनरली हम इंस्ट्रूमेंट के नाम से जानते हैं, लिखत के नाम से जानते हैं। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है, क्योंकि हमारा टॉपिक यहाँ पर रेटिफिकेशन के बारे में है, यानी कि परिशुद्धि के बारे में है। कभी कभी ऐसा होता है कि जब दो पार्टीज आपस में कोई कॉन्ट्रैक्ट करना चाहती है तो पहले वो एक नेगोशिएशन करती है, आपस में बातचीत करती है, और हमारी कंसर्न पार्टीज की इंटेंशन होती है उस कॉन्ट्रैक्ट को करने के पीछे कोई ना कोई उनका आशय होता है। लेकिन नेगोशिएशन में वो इंटेंशन शो होती है, लेकिन जब उस इंटेंशन को हम किसी रिटन फॉर्म में इंट्रोड्यूस करते हैं, यानी कि उसे एक इंस्ट्रूमेंट के रूप में लेके आते हैं, तो वहाँ पर वो इंस्ट्रूमेंट पार्टीज की जो रियल इंटेंशन है उसको शो नहीं कर पाता। उसके पीछे भी रीज़न ये हो सकता है कि या तो किसी पार्टी ने फ्रॉड किया हो या वहाँ पर म्यूचुअल मिस्टेक हो। तो ऐसे में हमें सेक्शन 26 को देखना चाहिए, और सेक्शन 26 यहाँ पर यही बात कहता है व्हेन थ्रू फ्रॉड और अ म्यूचुअल मिस्टेक ऑफ द पार्टीज। देखिए, यहाँ पर इस बात को ध्यान रखना है कि यदि हम फ्रॉड की बात कर रहे हैं, कपट की बात कर रहे हैं, तो किसी एक साइड से किसी जो कॉन्ट्रैक्ट के किसी भी एक पार्टी द्वारा कोई फ्रॉड किया जाता है, या यहाँ पर जब हम मिस्टेक की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर जो मिस्टेक है वो यूनिलैटरल नहीं होना चाहिए, यानी कि यहाँ पर बाईलैटरल मिस्टेक होना चाहिए, यानी कि द्विपक्षीय भूल होनी चाहिए। और ये जो मिस्टेक है ये मिस्टेक ऑफ फैक्ट भी हो सकती है, मिस्टेक ऑफ लॉ भी हो सकता है। तो ये कह रहा है व्हेन थ्रू फ्रॉड और अ म्यूचुअल मिस्टेक ऑफ द पार्टीज अ कॉन्ट्रैक्ट और अदर इंस्ट्रूमेंट इन राइटिंग, यानी कि कोई संविदा है या कोई लिखत जो लिखित रूप में है, राइटिंग में है, लेकिन इस बात को ध्यान रखना वो आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन नहीं होना चाहिए, यानी कि वो संगम अनुच्छेद नहीं होना चाहिए। बेसिकली आर्टिकल ऑफ अनुच्छेद हम यदि कंपनी के रिगार्डिंग आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन की बात करते हैं तो बेसिकली जो प्रमोटर्स होते हैं वो किसी कंपनी को फॉर्म करने से पहले रजिस्ट्रार के पास जाके एक आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन उन्हें रजिस्टर्ड कराना होता है। बेसिकली आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन किसी कंपनी के रूल रेगुलेशंस होते हैं जिनके तहत उस कंपनी का मैनेजमेंट चलाया जाता है। लेकिन इस बात को ध्यान रखेंगे, जब हम किसी इंस्ट्रूमेंट की बात कर रहे हैं तो उसमें आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन नहीं आता। इसके अलावा मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ कि अ कॉन्ट्रैक्ट और अदर इंस्ट्रूमेंट इन राइटिंग डज नॉट एक्सप्रेस दियर इंटेंशन देन, यानी कि ये कह रहा है कि यदि फ्रॉड की वजह से या जो म्यूचुअल मिस्टेक है उसकी वजह से जो पार्टीज जो कॉन्ट्रैक्ट कर रहे थे तो उनका जो रियल इंटेंशन था वो रियल इंटेंशन उस इंस्ट्रूमेंट में एक्सप्रेस नहीं हो पा रहा है, और अब हम में से कोई भी पार्टी ये चाहता है कि उसका रेटिफिकेशन किया जाए, तो क्या कोर्ट ऐसे इंस्ट्रूमेंट के रेटिफिकेशन का ऑर्डर दे सकते हैं? वो रेटिफिकेशन का ऑर्डर दिया जा सकता है, और उसके लिए हम 3 पॉइंट्स पढ़ने वाले हैं। देन ईदर पार्टी और हिज रिप्रेजेंटेटिव इन इंटरेस्ट मे इंस्टीट्यूट अ सूट टू हैव द इंस्ट्रूमेंट रेटिफाइड, यानी कि इस बात को ध्यान रखेंगे। प्री में क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है कि रेटिफिकेशन के लिए जो सूट फाइल किया जाएगा वो क्या एग्रीड पार्टी करेगा या ईदर पार्टी। तो इस बात को आप ध्यान रखेंगे कि संविदा का कोई भी पक्षकार
उस इंस्ट्रूमेंट के रेटिफिकेशन के लिए केस इंस्टीट्यूट कर सकता है। ईदर पार्टी और हिज रिप्रेजेंटेटिव इन इंटरेस्ट में इंस्टीट्यूट अ सूट टू हैव द इंस्ट्रूमेंट रेटिफाइड। और इस बात को भी आप ध्यान देंगे कि यदि आपको उस कंसर्न इंस्ट्रूमेंट का रेटिफिकेशन चाहते हैं तो एक नॉर्मल एप्लीकेशन से काम नहीं चलेगा, यहाँ पर आपको एक प्रॉपर सूट इंस्टीट्यूट करना पड़ेगा। फिर हम दूसरी बात देख रहे हैं और द प्लेंटिफ में in any suit in which any right arising under the instrument is in issue claim in his pleading that the instrument be ratified। देखिए इस बात को भी आप समझिए कि कभी कभी ऐसा होता है कि मेरे और आपके बीच में एक कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, कॉन्ट्रैक्ट होने पर मुझे उस कॉन्ट्रैक्ट से कोई राइट मेरे फेवर में अराइज हुआ है और मैं उस राइट को आपके अगेंस्ट एनफोर्स कराना चाहता हूँ। तो मेरा अब मेन जो कंसर्न है आपके अगेंस्ट केस इंस्टीट्यूट करने का, जो मेरा मेन कंसर्न है वो क्या है, उस कॉन्ट्रैक्ट में जो राइट मुझे मिला है मुझे उसका एनफोर्समेंट कराना है। तो ऐसे में मैंने आपके खिलाफ एक प्रॉपर सिविल सूट इंस्टीट्यूट किया है। तो जब मैं उस केस में केस इंस्टीट्यूट करने के लिए जब मैं आपके सामने कोर्ट में प्रेजेंट करूंगा तो क्या मैं उसमें मेरा मेन रिलीफ क्या है, मैं क्या रिलीफ चाहता हूं, मैं चाहता हूं कि उस राइट को एनफोर्समेंट कराना। तो क्या मैं अपने प्लेंट में जब ये रिलीफ मांगूंगा तो क्या उस केस में क्या मैं उस इंस्ट्रूमेंट के रेटिफिकेशन का भी रिलीफ मांग सकता हूं? तो यस, इसमें मेरा मेन कंसर्न केस इंस्टीट्यूट करने का, देखिए ए पॉइंट में आप देखेंगे तो यहाँ पर केवल मैं उस इंस्ट्रूमेंट को रेटिफाई कराना चाहता था, मेरा मेन कंसर्न वो था। लेकिन यदि मेरा मेन कंसर्न बी पॉइंट में उस कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू अपने किसी राइट को एनफोर्स कराना था, लेकिन जब मैं आपके अगेंस्ट केस इंस्टीट्यूट करूं उस राइट के एनफोर्समेंट के लिए, तो क्या मैं उस ही केस में क्या उस इंस्ट्रूमेंट के रेटिफिकेशन की भी रिलीफ मांग सकता हूं? यस, ऐसा भी किया जा सकता है। और इस बात को ध्यान देंगे सी पॉइंट में जो राइट बी पॉइंट में प्लेंटिफ को मिला है वही सेम राइट डिफेंडेंट को सी पॉइंट में दिया गया है। यानी कि यदि मैंने किसी राइट्स के रिगार्डिंग जो मुझे किसी कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू आपके अगेंस्ट मिला था उसे एनफोर्स कराने के लिए मैंने आपके अगेंस्ट कोई केस इंस्टीट्यूट किया, लेकिन सिर्फ मुझे उसमें उस राइट को एनफोर्स कराना था, मुझे किसी इंस्ट्रूमेंट का रेजिस्ट्रेशन के लिए मैं नहीं जा रहा था। और वहां पर आप अपने प्लीडिंग में, यानी कि जब आप उस केस में अपना रिटन स्टेटमेंट प्रेजेंट करेंगे और आप चाहते थे कि उस इंस्ट्रूमेंट का रेटिफिकेशन हो जाए, तो क्या आप उस केस में अपने WS प्रेजेंट करते हुए, अपना प्लीडिंग प्रेजेंट करते हुए क्या रेटिफिकेशन का रिलीफ मांग सकते हैं? यस, ऐसा भी किया जा सकता है सी पॉइंट में यदि हम देखें तो। क्लॉज 1 नॉर्मल कोर्स में यह बात कहता है कि यदि नेगोशिएशन के थ्रू हमारा पार्टीज का जो कंसर्न था, जो रियल इंटेंशन था, वो जब हमने उस कॉन्ट्रैक्ट को रिटन फॉर्म में बनाया या कोई इंस्ट्रूमेंट तैयार किया, वो रियल इंटेंशन शो नहीं हो पा रहा था। तो ऐसे में, लेकिन रियल इंटेंशन क्यों शो नहीं हो पा रहा था कि किसी एक पार्टी ने फ्रॉड यूज किया था या वहां पर म्यूचुअल मिस्टेक थी, तो वहां पर कोर्ट उस इंस्ट्रूमेंट के रेटिफिकेशन का ऑर्डर दे सकता है। और इस बात को आपको ध्यान रखना है, यदि हमने ABC पॉइंट पढ़ा था तो ऐसा रेटिफिकेशन के लिए कोई भी पार्टी केस इंस्टीट्यूट कर सकता है या प्लेंटिफ, यहाँ पर केस उस कॉन्ट्रैक्ट से होने वाले किसी राइट के एनफोर्समेंट की बात थी तो वहाँ पर वो उस इंस्ट्रूमेंट के रेटिफिकेशन की भी रिलीफ मांग सकता है और डिफेंडेंट भी अपने WS में ऐसे रिलीफ का क्लेम कर सकता है। अब हम बात करेंगे, जब हम क्लॉज 2 की बात करते हैं तो क्लॉज 2 में लिखा हुआ है इफ इन एनी सूट इन विच अ कॉन्ट्रैक्ट और अदर इंस्ट्रूमेंट इज sought टू बी ratified अंडर सबसेक्शन 1 द कोर्ट फाइंड्स दैट द इंस्ट्रूमेंट थ्रू फ्रॉड और mistake does not express the real intention of the parties, the court may in its discretion direct ratification of the instrument so as to express that intention so far as this can be done without prejudice to rights acquired by third person in good faith and for value। देखिए अब इस बात को भी आपको समझना होगा कि यदि कोर्ट इस बात से सेटिस्फाइड हो जाता है कि उस इंस्ट्रूमेंट में जो पार्टीज का रियल इंटेंशन था वो शो नहीं हो पा रहा था। क्यों नहीं हो पा रहा था? या तो उनके बीच में म्यूचुअल मिस्टेक रही हो या एक पार्टी ने फ्रॉड यूज किया हो, तो कोर्ट वहां पर ये ऑर्डर दे सकता है। देखिए यहाँ पर मे वर्ड यूज हुआ है, यानी कि यहाँ पर कोर्ट की डिस्क्रिशनरी पावर है, ये विवेकाधिकार है। कोर्ट चाहे तो उस इंस्ट्रूमेंट के रेटिफिकेशन का ऑर्डर चाहे तो दे सकता है।
तो यहाँ पर कोर्ट ऐसा ऑर्डर दे तो सकता है, लेकिन यदि कोर्ट को लगता है कि ऐसे रेटिफिकेशन का ऑर्डर देने से कोई थर्ड पार्टी जिसने जिसने उस कॉन्ट्रैक्ट के कंटिन्यूएंस में कोई बेनिफिट लिया है और वो बेनिफिट भी उसने गुड फेथ में लिया है और कंसिडरेशन के बदले लिया है, तो वहां पर अब कोर्ट उस कॉन्ट्रैक्ट के रेटिफिकेशन का ऑर्डर नहीं दे सकता। सपोज आपके और मेरे बीच में कोई कॉन्ट्रैक्ट हुआ था और हम में से कोई भी उस कॉन्ट्रैक्ट का रेटिफिकेशन चाहता है, लेकिन अब उस कॉन्ट्रैक्ट में किसी थर्ड पार्टी ने उस कॉन्ट्रैक्ट के सब्जेक्ट मैटर में कोई बेनिफिट ले लिया है, कोई इंटरेस्ट ले लिया है, और वो भी गुड फेथ में लिया है और वो भी विद कंसिडरेशन। तो अब चूंकि इसमें किसी थर्ड पार्टी ने उस कॉन्ट्रैक्ट में कोई इंटरेस्ट या बेनिफिट ले लिया है और वो भी सद्भावना पूर्वक, तो वहां पर आप कोर्ट ऐसे इंस्ट्रूमेंट के रेटिफिकेशन का कोई ऑर्डर नहीं देगा। इसके बाद यदि हम क्लॉज 3 की बात करते हैं, तो क्लॉज 3 ये कह रहा है कि अ कॉन्ट्रैक्ट इन राइटिंग में फर्स्ट बी रेटिफाइड एंड देन इफ द पार्टी क्लेमिंग रेटिफिकेशन हैज सो प्रेड इन हिज प्लीडिंग एंड द कोर्ट थिंक्स फिट मे बी स्पेसिफिकली एनफोर्स। देखिए कभी कभी ऐसा होता है कि हम सपोज मैं अपनी बात करता हूँ, मैं कॉन्ट्रैक्ट का एक पार्टी और मैं उस इंस्ट्रूमेंट को रेटिफिकेशन चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ कि वो कोर्ट उसमें रेटिफिकेशन का ऑर्डर दे दे, लेकिन साथ ही साथ मैं ये भी चाहता था कि उस कॉन्ट्रैक्ट का स्पेसिफिक परफॉर्मेंस भी किया जाए। तो यानी कि यहाँ पर मैं न केवल उस इंस्ट्रूमेंट के रेटिफिकेशन के लिए रिलीफ चाहता था, बल्कि उस कॉन्ट्रैक्ट का आपके अगेंस्ट स्पेसिफिक परफॉर्मेंस भी चाहता था। तो इस बात को ध्यान रखेंगे कि पहले यदि मैंने उस केस में दोनों रिलीफ मांगे हैं, तो कोर्ट पहले क्या करेगा, कोर्ट पहले तो उस इंस्ट्रूमेंट को रेटिफाई करेगा और रेटिफाई करने के बाद ही उस कॉन्ट्रैक्ट के स्पेसिफिक परफॉर्मेंस का ऑर्डर देगा। और यहाँ पर इसके बाद मैं लास्ट क्लॉज की बात करूंगा, क्लॉज 4 की। देखिए ये क्लॉज 4 भी बहुत इंपॉर्टेंट है। क्लॉज 4 ये कह रहा है, सपोज ऐसा हो कि यदि मुझे किसी इंस्ट्रूमेंट का रेटिफिकेशन कराना है, तो पहली बात यह है कि कोर्ट तब तक रेटिफिकेशन का कोई भी रिलीफ नहीं देगा जब तक कि कंसर्न पार्टी ने स्पेसिफिकली उस इंस्ट्रूमेंट के रेटिफिकेशन के लिए कोई क्लेम ना किया हो, अभिव्यक्त रूप से उसका दावा ना किया हो। लेकिन अब जनरली सपोज ऐसा हो कि मैंने कोई केस इंस्टीट्यूट किया और उस केस में सपोज ऐसा हो कि मैं किसी उस कॉन्ट्रैक्ट में जो मुझे राइट मिला है उसका एनफोर्समेंट मैं चाहता था, लेकिन मैंने उस केस में इंस्ट्रूमेंट के रेटिफिकेशन की कोई बात नहीं की, तो कोर्ट उस इंस्ट्रूमेंट के रेटिफिकेशन का कोई भी रिलीफ मुझे नहीं देगा। लेकिन कोर्ट मुझसे इतना कह सकता है कि देखो भाई, आपने रेटिफिकेशन के बारे में कोई भी क्लेम हमसे नहीं किया, तो इसलिए हम इसके रेटिफिकेशन का कोई भी ऑर्डर आपके फेवर में नहीं देंगे। लेकिन कोर्ट मुझसे ये डायरेक्शन दे सकता है कि आप चाहें तो अपने प्लीडिंग में अमेंडमेंट करके आप रेटिफिकेशन का रिलीफ हमसे मांग सकते हैं। यानी कि हमें वो रिलीफ एक्सप्रेसली आपसे मांगना पड़ेगा अपने प्लीडिंग में, और यदि हम वो रिलीफ नहीं मांगते एक्सप्रेसली तो कोर्ट कोई रिलीफ नहीं देगा। बस कोर्ट हमें इतना डायरेक्शन दे सकता है कि यदि हम चाहें तो अपने प्लीडिंग में ये रिलीफ ऐड ऑन कर सकते हैं अमेंडमेंट के थ्रू। तो मुझे लगता है कि आज जो हमारा ये टॉपिक था SRA में रेटिफिकेशन ऑफ इंस्ट्रूमेंट, ये आपको समझ में आएगा। और चूंकि ये हमारी डेमो क्लास है और जो हमारा जो फाउंडेशन बैच है वो स्टार्ट हो चुका है, और जैसा मैंने आपको पहले भी बताया है कि इसमें हम 13 सब्जेक्ट इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, यानी कि इसमें अगले 1 साल तक आपको ये 13 सब्जेक्ट्स पढ़ाए जाएंगे, जिसमें से लगभग जितने भी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स हैं लाइक कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, CRPC, CPC, IPC, एविडेंस एक्ट, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट, इंटरनेशनल लॉ, जूरिस्प्रूडेंस, लॉ ऑफ टॉर्ट्स, पार्टनरशिप एक्ट, स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट, हिंदू लॉ, मुस्लिम लॉ। यानी कि ये एक ऐसे सब्जेक्ट्स हैं कि ये जितने भी जुडिशियल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं उनमें ये इनमें से आता ही आता है। यानी कि ये 13 सब्जेक्ट्स ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जो एक बहुत ही मेजर पार्ट प्ले करते हैं। और इस फाउंडेशन बैच में हम
जो तैयारी कराएंगे ना केवल प्रीलिम्स के लिए बल्कि मेंस की भी एक साथ पैरेलल तैयारी चलेगी। और इसमें आपको लाइव क्लासेस, रिकॉर्डेड क्लास, हमारी टेस्ट सीरीज़ और टाइम टू टाइम इसमें आपके टेस्ट भी ले जाएंगे। प्रीलिम्स और मेंस के अलग अलग तरीके से टेस्ट ले जाएंगे। तो जो भी इस फाउंडेशन बैच को ज्वाइन करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में हमारे फ़ोन नंबर दिए हुए हैं, आप इनमें कांटेक्ट करके इस बैच को ज्वाइन भी कर सकते हैं। और देखिए, यदि आप में से बहुत से ऐसे स्टूडेंट हैं जो अभी एलएलबी ही दे रहे हैं, एलएलबी अपीयरिंग है, तो वो भी इस बैच को ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि इसमें आपके जो बेसिक कंसेप्ट हैं वो भी क्लियर करने की कोशिश की जाएगी। और ये बैच हमारा मॉर्निंग में 7:30 to 9 चल रहा है, तो आप एज सुन एज पॉसिबल इस बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।